जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और PYQ सीरीज में आपका स्वागत है। अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे। 250 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लगातार इसको फॉलो करिए। दिवाली के चक्कर में मुझे लगता है आप ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं पढ़ाई को, तो प्लीज़ उसको भी देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपको पता है 6 से मतलब 7 से 8 दिसंबर 2 शिफ्टों में अभी तक पूरी तैयारी वही चल रही है। RO भी 22 को है, BPSC अगर दे रहे हैं तो उसका भी 13 दिसंबर, तो काफ़ी ज़्यादा समय नज़दीक है। पता नहीं चलेगा कब नवंबर बीत जाएगा, तो प्लीज़ इस पर फोकस करते रहिए लगातार, है ना। त्यौहार तो अगले साल फिर ही आएगा। आपका हो गया अगले साल तो सर एग्जाम भी आएगा, तो क्या हर साल एग्जाम देना चाहते हो क्या? तो दो फिर। चलो खैर शुरू करते हैं। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? विच ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर फ्लो बिटवीन 2 माउंटेन रेंजेस? श्रावती, नर्मदा, माही, साबरमती। तो आसान है, नर्मदा आपको पता है दोस्तों, विंध्यास और सतपुड़ा इनके बीच से बहती है, ठीक है, तो ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला कह रहा है, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल इनटू अरेबियन सी? गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, महानदी। तो आराम से आप बता सकते हो दोस्तों, इनमें से कौन है जो अरेबियन सी में गिरती है, यानी वेस्ट की तरफ बहती है, तो वो है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी, ठीक है, जो सतपुड़ास के, मतलब ये विंध्यास है, ये सतपुड़ा है, तो उसके इधर बहती है, ठीक है। अगला है, भारत की निम्नलिखित नदियों, एक सेकेंड भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिम घाट में से नहीं निकलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट? ठीक है, तो इनमें से गोदावरी पहली चीज़, फिर आती है आपकी ताप्ती, कावेरी, कबाम। तो देखिए पहली चीज़ है, जो कबाम है इसको काबानी भी बोलते हैं, कबानी नदी। क्या बोलते हैं इसको? कबानी नदी। केरल के पश्चिमी तटों से निकलती है, याद रखना है, काबिनी, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। काबिनी नदी केरल के पश्चिमी तटों से निकलती है। दूसरा कावेरी, ये कहाँ से निकलती है? कुर्ग डिस्ट्रिक्ट जो है, ताल कावेरी, वहाँ से निकलती है। कहाँ से? ताल कावेरी, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक, वहाँ से निकलती है। ताप्ती आपको पता ही है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा रेंज, वहाँ से निकलती है। गोदावरी नासिक से निकलती है अपना, है ना, त्र्यंबकेश्वर पता होगा आपको। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, द सोर्स ऑफ कावेरी रिवर, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो अभी मैंने आपको बताया कहाँ से निकलती है भैया, सह्याद्री, ब्रह्मगिरी, या आपका ग्वालीगढ़ पहाड़िया, या अमरकंटक। तो कहाँ से निकलती है ये कावेरी नदी? निकलती है ब्रह्मगिरी हिल्स जो है ना, कर्नाटक का कुर्ग डिस्ट्रिक्ट जो है, वहाँ ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है, याद रखिएगा, कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक का ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटक का कुर्ग डिस्ट्रिक्ट। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड गंगा ऑफ द साउथ? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या नर्मदा? अब यहाँ पे देखिए आपको 2 कन्फ्यूजन इस सवाल में लगेंगी, क्योंकि पूछेगा जब किसको दक्षिण की गंगा कहते हैं, और एक सवाल होता है पूछता है किसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दोनों में अंतर है भाई। दक्षिण भारत की गंगा मतलब ये साउथ इंडिया जो है, साउथ इंडिया वाले किसको गंगा मानते हैं? तो आप अगर पूछेगा दक्षिण भारत की गंगा, तो आप कावेरी कहोगे। किसको कहोगे? कावेरी, जो ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, कर्नाटक के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट से। और अगर पूछेगा दक्षिण की गंगा, तो आप गोदावरी बोलोगे। दक्षिण की गंगा में क्या बोलोगे? गोदावरी, है ना, सबसे बड़ी रिवर है, पेनिनसुलर, मतलब प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी रिवर है गोदावरी, जो कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर हिल से। तो ये कन्फ्यूजन पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर दक्षिण की गंगा तो गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी, ठीक है। अब अगला है, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर फॉर्म्स एन एस्चुरे? निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरे बनाती हैं? तो एस्चुरे वही बनाती है भैया जो वेस्ट साइड गिरती हैं, इधर गिरती हैं, क्योंकि इधर की तो सब डेल्टा बनाती हैं। गोदावरी, कावेरी, ताप्ती, महानदी। तो एस्चुरे बनाती है ताप्ती नदी। कौन बनाती है? ताप्ती नदी। अगला देखते हैं, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? द रिवर ऑफ साउथ इंडिया मेनली हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न? रेडियल, इंटरमिटेंट, डेंड्रिटिक या ट्रेलिस? मतलब अरीय, खंडित, दुम्राकृतिक या जालीदार। ये कुछ रिवर के पैटर्न है, आप देख सकते हो। जैसे डेंड्रिटिक पैटर्न, जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ की जड़ें निकलती हैं, जैसे एक नदी है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, उसकी और बहुत ट्रिब्यूटरी है, फिर उसकी ट्रिब्यूटरी है, मतलब एक ये नदी है, उसमें सहायक नदी कोई मिली, उसकी सहायक नदी अलग हो गई, ऐसे ये डेंड्रिटिक पैटर्न है।
और वैसे ही कुछ ट्रिलिस पैटर्न दिखता है आपको, उसमें और ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूटरीज निकल आती हैं, देखिए और भी बहुत सारी ब्रांचेस। रेडियल आपको ऐसे दिखती हैं जो बहुत सारी नदियाँ एक ही सोर्स में आ जाती हैं दूर से, उसको रेडियल बोलते हैं। सब डेंड्रेटिक आती है, फिर देखिए वही डेंड्रेटिक का दूसरा पार्ट है। पैरेलल, पैरेलल मतलब जैसे एक ये नदी जा रही है ना, उसके पैरेलल में सारी जो ट्रिब्यूटरी होंगी उसमें ऐसे ऐसे मिलती है, ऐसे ही सब पैरेलल होता है, ठीक है। तो ये कुछ पैटर्न है आपको याद रखने हैं। तो देखिए नॉर्थ की रिवर यानी दक्षिण भारत की हो चाहे उत्तर भारत की रिवर हो, ये दोनों ही डेंड्रेटिक पैटर्न में जाती हैं, है ना। कैसे जाती हैं? डेंड्रेटिक पैटर्न या ध्रुव आकृतिक पैटर्न में जाती हैं, ठीक है, चाहे वो उत्तर भारत की हो चाहे दक्षिण भारत की, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ लार्जेस्ट कैशमेंट एरिया, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण है। तो आपको देखिए जल जो अधिग्रहण है कैशमेंट एरिया, वो आपको टॉप जो 5 नदियाँ या 10 नदियाँ उनका याद रखना होगा, क्योंकि कभी कभी बड़े से छोटा लगाने को आ जाता है। अब कैशमेंट एरिया होता है, जैसे मान लीजिए गंगा ये बह रही है, तो कहाँ कहाँ से किन किन राज्यों जो पानी बह के गंगा में आ सकता है, वो उसका कैशमेंट एरिया होता है। जैसे आपने सिंक देखा है ना, जो लगा होता है किचन में, पानी कहाँ कहाँ से उसमें आ सकता है। तो वही, अब ये मान लो कावेरी नदी है जो कर्नाटक के, यहाँ से पानी आएगा गंगा में नहीं आएगा, तो कैशमेंट एरिया वहाँ तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर पूरे आप भारत में देखोगे तो सबसे बड़ा जो कैशमेंट एरिया दिखता है, नंबर 1 पे आता है गंगा, है ना, जिसका सबसे बड़ा है। फिर इंदस आती है दूसरे नंबर पे, तीसरे पे आपकी गोदावरी आ जाती है, फिर आपकी कृष्णा आती है, कृष्णा नदी, और फिर ब्रह्मपुत्र आती है, ब्रह्मपुत्र। अब एग्जैक्ट डाटा आपको नहीं याद रखना, ऐसे याद रख लो जो मैं बता रहा हूँ। फिर महानदी लिख सकते हो आप, फिर नर्मदा और कावेरी, है ना। ये कुछ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, गंगा है, इंदस है, फिर गोदावरी है, कृष्णा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी, नर्मदा, कावेरी। अब इनमें से आप देख सकते हो आराम से किसका सबसे ज़्यादा होगा कैशमेंट एरिया, ये बताना है आपको। तो आपको तीसरे नंबर पे यहाँ देखो कौन दिख रहा है, गोदावरी दिख रहा है कि नहीं, है ना, तो गोदावरी हो जाएगा, ठीक है। ये याद कर लो प्लीज़, गंगा, इंदस, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा, कावेरी। 4 बार बोल लो भाई, गंगा, इंदस, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा, कावेरी। गंगा, इंदस, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा, कावेरी, याद हो जाएगा आराम से, ठीक है। अगला है हगरी सहायक नदी है किसकी, द हगरी रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो हगरी रिवर तुंगभद्रा की सहायक नदी है, किसकी है, तुंगभद्रा की सहायक नदी है हगरी। और तुंगभद्रा खुद सहायक नदी है किसकी, कृष्णा नदी की, है ना। तुंगभद्रा है कृष्णा की सहायक, और तुंगभद्रा की सहायक नदी है कौन, हगरी नदी, ठीक है। और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है, वेस्टर्न घाट से, महाराष्ट्र से, ठीक है। और ये कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्चुअल सोर्स ऑफ सोन रिवर। शहडोल जिले में अमरकंटक, शहडोल जिले में सोनमुड़ा, बिलासपुर जिले में सोन बच्छारवर, या मंडाल पठार। मतलब सोन नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो आपको पता है सोन नदी जो है वो निकलती है अमरकंटक से। कहाँ से, अमरकंटक से निकलती है, शहडोल डिस्ट्रिक्ट से। अब सोन किसकी सहायक है, गंगा की या यमुना की, मैं ये आपसे अगर पूछ लूँ तो दोस्तों आपको पता होगा सोन नदी जो है, जैसे गंगा है, गंगा में कौन मिलती है, यमुना मिलती है, यमुना में चंबल, केन, बेतवा वगैरह ये सब मिलती हैं। और सोन नदी डायरेक्ट गंगा में मिलती है। सोन किस में मिलती है, बिहार में जाके डायरेक्ट गंगा में मिल जाती है ना। और ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल हैज़ बीन टेकन आउट फ्रॉम दामोदर रिवर। तो दामोदर नदी से किसको निकाला गया है भाई, सरहिंद कैनाल, एडन कैनाल, बिस्ट दोआब, या ईस्टर्न ग्रे नहर। तो दोस्तों देखिए दामोदर नदी पहली चीज़ कहाँ से निकलती है, आपको पता है छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड से निकलती है। तो एडन कैनाल जो है, जो कि वेस्ट बंगाल में है, एडन कैनाल कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है एडन कैनाल, जो दामोदर नदी पे ही इसको बनाया गया है, ठीक है। ईस्टर्न ग्रे नहर की बात करें तो ये पंजाब में फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे है। बिस्ट दोआब नहर ये भी आपको पता होगा पंजाब में ही है, ब्यास और सतलज नदी के जो मिलने से बनता है उसको बिस्ट दोआब बोलते हैं, ब्यास और सतलज। और सरहिंद कैनाल की अगर बात करें, सरहिंद कैनाल, तो ये सतलज नदी जो है उससे काटा गया है, सतलज नदी से, ये भी पंजाब में आपको मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है दामोदर किसकी सहायक नदी है भाई, जिसकी सहायक नदी वो कौन है, गंगा, हुगली, पद्मा, या सुवर्ण रेखा। तो आसान सवाल है, दामोदर कहाँ से निकलता है, मैंने अभी आपको बताया, ये सहायक नदी है हुगली की, दामोदर किसकी सहायक नदी है, दामोदर हुगली की, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम बिल्ट अक्रॉस बेतवा रिवर। लवकुश बैराज, रिहंद बांध, शारदा बांध, या राजघाट बांध। अब देखिए लवकुश बैराज ये गंगा बैराज को बोलते हैं, जो कि कानपुर में इधर नवाबगंज साइड ही लग जाता है, वैसे तो कानपुर ही बोलोगे,
या उन्नाव भी लग जाता है, गंगा पे बना हुआ बेसिकली, गंगा बैराज, बहुत फेमस गंगा बैराज सुना होगा। रिहंद डैम रिहंद नदी पे ही है, ये आपका सोनभद्र में ही पड़ता है रिहंद डैम, रिहंद नदी पे। शारदा बैराज शारदा नदी पे ही है भाई, जिसको महाकाली नदी भी बोला जाता है वैसे, ठीक है। और ये कहाँ पे पड़ता है, लखीमपुर खीरी में। राजघाट डैम जो है ये बेतवा नदी पे बनाया गया है, राजघाट बांध किस पे बनाया गया, बेतवा नदी पे बनाया गया है। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी सेतु कहाँ पे है भैया, कह रहा है महात्मा गांधी सेतु बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। महात्मा गांधी सेतु आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा बिहार में। कहाँ पे महात्मा गांधी सेतु, बिहार में। डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल याद रखना। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, कह रहा है व्यास, चेनाब, रावी, सतलज। बहुत बढ़िया सवाल है सभी के, आइए देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है ये इंडस जो है ये कहाँ से निकलती है, मानसरोवर लेक से निकलती है भाई, तिब्बत से, है ना। इंडस के बाद फिर ये आती है आपकी जो झेलम है, झेलम जो पीर पंजाल रेंज से निकलती है, जम्मू कश्मीर के। कहाँ से, पीर पंजाल। ये पांचों याद कर लो, एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये पीर पंजाल से निकली, ये ऐसे आके चेनाब में मिलती है, ये चेनाब है। चेनाब आपकी कहाँ से निकलती है भाई, चेनाब बारा लचला पास जो है हिमाचल प्रदेश में, बारा लचला पास यहाँ से निकलती है चेनाब। ये देखिए चेनाब आई, ये चेनाब आ गई, और चेनाब में झेलम मिलती है। फिर रावी की बात करें तो रावी भी आपकी जो हिमाचल प्रदेश है वहीं से निकलती है, रावी भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से, थोड़ा बारा लचला पास के पास ही इसका सोर्स माना जाता है ना। तो ये देखिए रावी भी किस में मिल रही है, चेनाब में ही। तो आपको ऐसे याद रखना, झेलम है, झेलम मिली चेनाब में, रावी भी मिली चेनाब में। कैसे, झेलम मिली चेनाब में, रावी भी मिली चेनाब में। फिर ब्यास जो है वो सतलज में मिलती है। ब्यास किस में मिलती है, सतलज में। और ब्यास कहाँ से निकलती है, रोहतांग पास से, जो रोहतांग पास है ब्यास वहाँ से निकलती है। और सतलज रकास ताल जो है कैलाश मानसरोवर के पास, रकास ताल है ना, वही मानसरोवर लेक के पास रकास ताल पड़ता है, वहीं पे माना जाता है तिब्बत में। सतलज में मिलती है जाके ब्यास नदी, और ये पूरी सतलज में ये तीनों मिलके तब ये इंडस में मिल जाती है। क्या समझे, ऐसे शॉर्ट में समझो, जैसे इंडस आ रही है, ठीक है, इधर से आई झेलम, ये आई आपकी चेनाब, ये आई आपकी रावी, ठीक है। फिर ये सतलज आ गई आपकी, और सतलज में मिल गई ब्यास, ये सारी मिल गई इसमें। फिर ये जाके मिल गई पठानकोट के पास, मिठानकोट के पास, यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, पंचनाद। तो आप बता सकते हो आप किसका जो उद्गम स्थल है भारत में नहीं है, अब तो बता ही सकते हो भाई, सतलज का जो उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं, क्योंकि तिब्बत से निकलती है, ठीक है। अगला फिर से वही नदियाँ हैं और उनकी सहायक नदियाँ आपको मैच करनी है, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, ठीक है। अब गंगा आपको पता है सोन नदी, मैं अभी आपको ऊपर बता चुका हूँ भैया, सोन नदी जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद गोदावरी, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, मंजरा नदी गोदावरी की है भाई, बहुत फेमस मंजरा नदी। कृष्णा की सहायक नदी है भीमा नदी, और यमुना की सहायक नदी है केन नदी, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर इम्पोज रिवर। निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, अलकनंदा, कोसी, चंबल, गोदावरी, ठीक है। अब सुपर इम्पोज नदी या अध्यारोपित नदी होती कौन है भाई, पहले वो समझ लीजिए। इसका मतलब होता है जब कोई भी नदी जो नरम चट्टाने हैं, है ना, सॉफ्ट रॉक या नरम चट्टाने हैं, उनमें बहती हुई, नरम चट्टानों से बहती हुई कठोर चट्टानों तक पहुंचती है ना, या हार्डर रॉक्स तक पहुंचती है। इंग्लिश में गए व्हेन अ रिवर फ्लो थ्रू सॉफ्ट रॉक टूवर्ड्स हार्डर रॉक, हिंदी में कहे तो नरम चट्टानों से कठोर चट्टानों तक पहुंचती हैं, पर अपनी जो ढलान है उसका अनुसरण करती रहती हैं, है ना, मतलब जो उनकी स्लोप है उसी स्लोप में बहती है। जैसे अलकनंदा है भाई, ये नहीं बहती है, आपको तो पता ही है, ये वहाँ सभी हार्ड रॉक है, कोसी में भी सब हार्ड रॉक है। ये है चंबल, पहले आप देखोगे चंबल में इधर क्या सॉफ्ट रॉक होती है मिट्टी की, फिर इधर जब गंगा के इधर आते हैं तब थोड़ा पथरीला मिलता है बुंदेलखंड में, है ना। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, जो पहले सॉफ्ट रॉक यानी नरम चट्टानों में बहती, फिर आपकी हार्ड रॉक यानी कठोर चट्टानों में, चंबल हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल है, जैसे दामोदर नदी छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है ना, तो दामोदर नदी का भी यही है। चंबल हो गई, बनास है आपकी, ये भी सुपर इम्पोज नदी है, ठीक है। चंबल, बनास, दामोदर, सुवर्णरेखा, ये कुछ एग्जाम्पल्स आप याद कर सकते हो। अगला है संकोच रिवर और फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन। संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है भाई, बिहार वेस्ट बंगाल की, असम अरुणाचल प्रदेश की, असम वेस्ट बंगाल की, या बिहार झारखंड की। आप ये मैप देख सकते हो, ये देखिए इसमें आपको दिख रहा है ना संकोच रिवर, ये देखिए संकोच रिवर जो है ये इधर बाउंड्री बनाती है आपकी किसके बीच में, वेस्ट बंगाल और असम के बीच में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, संकोच नदी
किसके बीच में बाउंड्री बनाती है? असम और वेस्ट बंगाल के बीच में। अगला है किशन गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, किशन गंगा एक सहायक नदी है किसकी भाई? रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो किशन गंगा जो है वो झेलम की सहायक नदी है। किसकी है? झेलम की। इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं आर ओ यूपीपीएससी में ना। अब ये नहीं पूछेगा झेलम इंदस की ट्रिब्यूटरी है क्या, ये सब नहीं, ये पूछेगा थोड़ा डीप है ना। किशन गंगा किसकी है? झेलम की ट्रिब्यूटरी है। अगला कह रहा है निम्नांकित में से किसका सही सुमेल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच? अहमदाबाद साबरमती, हैदराबाद कृष्णा, कोटा चंबल नदी के किनारे, नासिक गोदावरी नदी के किनारे। तो यहाँ पे बहुत ही फेमस आपको पता होगा हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। किसकी नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ गलत है? फिर वही सवाल है, कोटा चंबल नदी किनारे, भुवनेश्वर महानदी, जबलपुर नर्मदा, सूरत ताप्ती नदी। तो यहाँ पे आपको पता होगा भुवनेश्वर महानदी नहीं होगा, भुवनेश्वर बसा हुआ है कुआ खाई नदी। कौन सी? कुआ खाई रिवर, ठीक है, कुआ खाई रिवर। ये एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, मतलब महानदी डेल्टा का ही पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटरी का। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब मेन नदी से जब कोई नदी निकल जाती, कट जाती है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो उसको बोलते हैं कुआ खाई नदी है जो भुवनेश्वर जिसके किनारे बसा हुआ है। अगला देखते हैं। अगले में भी मैचिंग करनी, कटक, लुधियाना, नासिक, उज्जैन, गोदावरी, शिप्रा, महानदी, सतलज। आसान सवाल है, थोड़ा लॉजिकल है। कटक आपको पता है किस नदी के किनारे? भाई उड़ीसा में है, तो महानदी के किनारे बसा हुआ कटक, ठीक है। किस नदी के किनारे? महानदी के किनारे। लुधियाना भाई आपको पता है सतलज हो जाएगा पंजाब में। नासिक हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, गोदावरी नदी के किनारे हो जाएगा नासिक। और उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर ए सही हो जाएगा। 273 देखते हैं। 273 में निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? कह रहा है मंदाकिनी नदी पे कौन नहीं होगा? गौरीकुंड, रामबाड़ा, गोविंद घाट या गुप्तकाशी। तो कौन नहीं है भैया इसमें? कहाँ? मंदाकिनी नदी के किनारे। तो गोविंद घाट आपको जो बद्रीनाथ है उधर पड़ता है, यानी अलकनंदा नदी के किनारे मिलता है गोविंद घाट। कहाँ? अलकनंदा नदी के किनारे। बाकी गौरीकुंड, रामबाड़ा, गुप्तकाशी ये सब जो केदारनाथ मार्ग है वहीं पे पड़ता है आपका मंदाकिनी नदी के किनारे, ठीक है। अगला देखते हैं। अब ये वाटरफॉल है, ये रिवर है। कौन सा वाटरफॉल किस रिवर पे है? ठीक है, दूध सागर, डुडुमा, गोकाक या जोग। तो दूध सागर वाटरफॉल आपको कहाँ मिलेगा? मांडवी नदी पे मिल जाएगा। दूध सागर वाटरफॉल कहाँ मिल जाएगा? मांडवी नदी पे मिल जाएगा। डोडोमा वाटरफॉल कहाँ पे है? डोडोमा वाटरफॉल ये आपको दिखेगा मचकुंड नदी पे। कौन सी नदी पे? मचकुंड नदी पे। गोकाक वाटरफॉल ये घाट प्रभा नदी पे है, घाट प्रभा नदी। जोग वाटरफॉल श्रावती नदी पे है। अब देखिए इस टाइप के वाटरफॉल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी के एग्जाम्स, चाहे आर हो यूपीपीसीएस हो, तो प्लीज़ इन पे थोड़ा फोकस करा करिए ज़्यादा। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए फिर से वही है, जलप्रपात पे बेस्ड सवाल है। शिवा समुद्रम वाटरफॉल, चूलिया वाटरफॉल, जॉग वाटरफॉल, धुआंधार वाटरफॉल। तो मैंने पूरा एक वाटरफॉल का वीडियो डाला, आप कहेंगे तो मैं अलग से एक फिर मैप के थ्रू आपको करवा दूंगा। वाटरफॉल प्लीज़ ज़रूर लर्न करा करिए, उससे सवाल ज़रूर आता है। तो बताइए इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो अभी आपको ऊपर पढ़ा है ना, जॉग वाटरफॉल करा है श्रावती नदी पे। कहाँ है? श्रावती नदी, ठीक है। कौन सी नदी पे होता है यही पूछता आपसे, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। अगला है कह रहा भारत के जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल लोकेटेड ऑन गोवा। तो आप सभी को पता होगा धुआंधार फॉल दोस्तों ये एमपी में है। कहाँ पे? एमपी में। दूध सागर फॉल ये आपका गोवा में पड़ जाएगा। और नोखाली जो खाई है ये आपको कहाँ मिलेगी? मेघालय में है। और लैंडसिंग भी मेघालय में ही है, ठीक है। ये दोनों मेघालय में हो जाएंगे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हाइट ऑफ कुंचिकल फॉल। कुंचिकल वाटरफॉल की सही हाइट इनमें से क्या होगी? 335 मीटर, 337, 99 या 455। तो आपको पता ही होगा भाई कुंचिकल जो है भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जो कि लगभग 450 मीटर के आसपास है ना, 15,000 फीट है। 455 मीटर इसका सही आंसर है। कर्नाटक में है ये। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और ये किस नदी पे है अगर पूछ ले तो वराही नदी पे, वराही नदी पे है, ठीक है। वराही नदी पर है कुंचिकल फॉल, कर्नाटक में सबसे ऊंचा है। चलिए अगला देखते हैं। वेम्बनाड झील कहाँ पे है? कह रहा है वेम्बनाड लेक इज इन आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा या तमिलनाडु। तो वेम्बनाड लेक कहाँ पे है? वेम्बनाड लेक है केरल में। कहाँ पे है? केरल में, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज शेयर्ड बाय 2 इंडियन स्टेट। तो आसान सवाल है ये भी काफ़ी। चिलिका, कोलेरू, लोनार या पुलिकट। देखिए चिलिका लेक आपको पता ही है उड़ीसा में है, बहुत आसान। कोलेरू लेक ये महाराष्ट्र में है, जो एक क्रेटर लेक है महाराष्ट्र में। सॉरी कोलेरू महाराष्ट्र कह रहा हूँ, आंध्र प्रदेश में ये, माफ़ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश। लोनार आपकी महाराष्ट्र में एक क्रेटर लेक है।
पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों पे पाई जाती है, तो 2 राज्यों में पड़ती है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों हो जाएगा, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 280 सवाल क्या कह रहा है। भारत के किस राज्य में फूलार झील स्थित है? फूलार लेक, तो यहाँ से गोमती नदी भी निकलती है, फूलार लेक तो उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में फूलार लेक। अगला देखते हैं, कह रहे हैं इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। वेम्बनाड केरल में, लोकटक लेक मेघालय, डल लेक कश्मीर, पुलिकट आंध्र प्रदेश। तो लोकटक लेक दोस्तों ये मेघालय में नहीं है, ये मणिपुर में आपने पढ़ा होगा। लोकटक लेक कहाँ है? मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर। बाकी डल कश्मीर, पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों, वेम्बनाड केरल। अगला है फिर से झील और उसकी अवस्थिति, कौन सा सही सुमेलित है? लोनार, नक्की, कोलेरू, पुलिकट। ठीक है, कौन सा सही मैच कर रहा है आपका? तो लोनार लेक मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र में है, ये हम लोग अभी ऊपर देख चुके हैं दोस्तों। कोलेरू लेक ये भी मैंने अभी आपको बताया आंध्र प्रदेश, ये सही मैच कर रहा है। कोलेरू लेक कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, पुलिकट ये हम लोग देख चुके हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में पड़ता है पुलिकट लेक। और जो नक्की लेक है ये आपका राजस्थान में, कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, एग्जाम में इस बार ये पूछ सकता है आपसे नक्की लेक, तो याद रखना राजस्थान में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन असम? भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? हमीरसार लेक, कोलेरू लेक, सलाल लेक या चपनाला लेक? तो देखिए सबसे पहले भाई जो अगर हम बात करें कहाँ पे पूछ रहे हैं, असम में, तो असम में तो है चपनाला लेक। कौन सी लेक? चपनाला लेक। साला लेक अगर पूछ ले तो ये कहाँ पे है भाई? अरुणाचल में। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना। कोलेरू आप पढ़ चुके हो, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। हमीरसार ये गुजरात में है। ठीक है, तो लेक्स भी याद रखो, ये सब एग्जाम में अगर पूछ ले तो आप बता सकते हो, है ना। इतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए और रिवीजन अच्छा हो जाता है इससे। और इसी तरह आप रिवीजन हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ के कर सकते हैं। दिवाली ऑफर चल रहा है, काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है हमारे टेस्ट सीरीज़, पेड क्विज और स्टडी मटेरियल सब में ही दोस्तों। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मिस्ट्री लेक? इनमें से किसको रहस्यमय झील कहा जाता है? जौहर पोखरी लेक, दोदीताल लेक, रूपकुंड लेक या रेड हिल्स लेक? तो बहुत ही फेमस रूपकुंड लेक उत्तराखंड में, अगर आप घूमने भी गए होगे तो इसको बहुत रहस्यमय माना जाता है ना, कि बहुत पौराणिक कथाएं इसके पीछे छुपी हुई हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर? इनमें से कौन जम्मू कश्मीर में? हमीरसार अभी पढ़ा हमने, कहाँ पे है? आपका गुजरात में। कोलेरू भी आप पढ़ चुके हो, आंध्र प्रदेश में। और फूलार लेक भी आप पढ़ चुके हो। फूलार लेक कहाँ पे है आपकी? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। तो बच गया आपका अंचार झील या अंचार लेक, ये जम्मू कश्मीर में। अंचार लेक कहाँ पे है आपका? जम्मू कश्मीर। अगला है द स्नो कवर्ड गेफन लेक इज लोकेटेड इन? बर्फ से ढकी झील गेफन कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। तो ये चारों ही जो राज्य हैं बर्फ़ से ढके वाले हैं, तो इसका सही उत्तर हिमाचल प्रदेश है। गेफन लेक कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द मानसून अराइव फर्स्ट? भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? असम, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र या केरल? तो ये तो बहुत ही आसान लड्डू सवाल है, केरल में सबसे पहले मानसून एंटर करता है। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट गेट द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न मानसून? उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी समझे इधर से, तो इधर से आपको सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा? असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या उड़ीसा को? तो इसको मिलता है तमिलनाडु को। नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करेंगे, भाई आपको पता है ये नॉर्थ है, साउथ है, ये वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, है ना। नॉर्थ ईस्ट मानसून ये इधर से जो आता है, तो तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा मिलता है इसको। ठीक है, किसको? तमिलनाडु को। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स गेट हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल या जम्मू कश्मीर? तो इसका सही आंसर सिक्किम होना चाहिए। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। अगला कह रहा भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? अमंग द फॉलोइंग गेट लीस्ट रेनफॉल? लेह, बीकानेर, जैसलमेर या चेरापूंजी? तो बता सकते हो आप आराम से ही, बहुत ही लड्डू सवाल है, लेह हो जाएगा। अगला है भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा को कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। तो तीनों ही सही है दोस्तों, है ना, ये तीनों ही कारण हो जाएंगे। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया हैव एन एवरेज ऑफ 200 mm रेनफॉल?
केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, है ना। मात्र 200 मिलीमीटर वर्षा होती है यहाँ पे, जो कि बहुत ही कम है। अगला कह रहा है भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, यानी इनलैंड वाटरवेज आर नॉट वेल डेवलप्ड इन इंडिया। और भारत के अधिकतम भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल ओनली फॉर 4 मंथ इन अ ईयर। तो कौन सा सही होगा इसमें? तो देखिए इसके दोनों ही सही हैं कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग का पर्याप्त विकास नहीं है। इनलैंड वाटरवेज कहाँ बने हुए हैं? नहीं तो और देशों में देखो नदी के थ्रू ही सारा ट्रांसपोर्ट होता है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में जो अधिकतम भागों में वर्षा है वो साल के 4 महीनों ही में होती है ना, तो इसलिए इतना ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज हमारे पास पानी में अवेलेबल नहीं होता है ना। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे और ये उसका एक्सप्लेनेशन भी है। अगला कह रहा है इंडिया नदर्न प्लेन गेट विंटर रेनफॉल ड्यू टू। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। किसकी वजह से? भाई ठंडियों में बारिश होती है। तो ये बहुत ही आसान है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ इसको बोलते हैं, ठीक है। अगला विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु इज मेस्टली ड्यू टू। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? तो अभी मैंने आपको बताया तमिलनाडु में किस वजह से होती है। अब देखोगे नॉर्थ और ईस्ट, जब ये मानसून वापस जा रहा होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है, तो यहाँ पे विंटर में बारिश देखने को मिलती है। अगला कह रहा है नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया रिसीव सम रेनफॉल इन विंटर बिकॉज नदर्न ईस्ट मानसून इज एक्टिव इन विंटर। क्या ये बात सही है भाई? क्या ये बात सही है? भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, तो ये ठीक है, हाँ जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। क्यों हो जाती है? जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है इसलिए? नहीं, देखिए जाड़ों में वर्षा यहाँ होने का कारण है पश्चिमी विक्षोभ या आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पर हाँ जाड़ों में जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो एक्टिव होता है, ये भी बात ठीक है, पर ये इसका कारण नहीं है ना। तो इसके लिए बी हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, पर आर ए की व्याख्या नहीं है। इसकी जो व्याख्या है वो है पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला है कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडिया रिसीव विंटर रेनफॉल। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो इन शॉर्ट आप ये समझ लो भाई, शीतकाल में वर्षा जो होगी वो कहाँ पे होती है? भारत के यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है भूमध्य सागर या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, तो इधर ही होती है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, है ना, नॉर्थ वेस्ट जो है भारत का हिस्सा वहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ याद रखो आप, उत्तर पश्चिम हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि भूमध्य सागर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट होता है। अगला है सुनामी वार्निंग सेंटर इन इंडिया इज लोकेटेड इन। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर जो है वो कहाँ पर है? भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पे भाई? हैदराबाद में। आपको ये याद रखना, डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है, कोई मगजमारी नहीं। सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है? हैदराबाद। न्यूज़ में है, सुनामी लगातार आती रहती है, देखते हो आप। सुनामी क्या आती है? मतलब साइक्लोन्स ही आते हैं ज़्यादातर। तो हैदराबाद आपको याद रखना है इसका। एक और याद कर लो, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, है ना, ये कहाँ पे है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी मौसम विभाग न्यू दिल्ली। 300 नंबर देखते हैं। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है क्योंकि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंडस्लाइड हैज़ इंक्रीज इन हिमालयाज। देयर हैज़ बीन लार्ज स्केल माइनिंग इन द हिमालयाज इन रिसेंट ईयर्स। तो बिल्कुल सही बात है, ये इसी वजह से हो रहा है, यही कारण है, इतनी सारा माइनिंग और पहाड़ों को काट के रास्ते बनाए जाना, इसी वजह से। तो ये दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी करता है। और यहीं पे इस वीडियो को करते समाप्त। अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ दोस्तों।